फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। इसका टॉपिक जो है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्लास हमारी ये कंप्लीट रहने वाली है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक क्लास पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्राचीन भारत का इतिहास या फिर एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे फिर आप DSSB का एग्जाम दें या फिर आप चंडीगढ़ PRT का एग्जाम दे रहे हैं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपका जो HCS का अपकमिंग एग्जाम है 2024 का, जितने भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो आप इन क्लासेस को जरूर देखिएगा। ये क्लास मैंने सारी बुक्स को इकट्ठा करके सारे नोट्स बनाए हैं, तो इसमें आपका कुछ भी रहने वाला तो नहीं है। सारी एनसीईआरटी पढ़ के ही मैंने इस नोट्स में, जैसे लूसेंट की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, साथ साथ अरिहंत की बुक है, सबको मैंने ऐड कर दिया इस क्लास में, इन नोट्स में, ठीक है। तो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। साथ साथ कुछ स्टैंडर्ड नोट्स मुझे जहां से मिले थे मैंने उसको भी इसमें ऐड किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। आप इन क्लासेस को जरूर देख लेना, ठीक है। और अगर मान लो आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से चेक कर लेना। तो एक बार बस हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा क्या था। इसके बाद मैं आपको टॉपिक वहां से स्टार्ट कराऊंगी जहां से मैंने पहली क्लास में इस टॉपिक को एंड किया था। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो बहुत नगरीय सभ्यता थी। कहीं ना कहीं जैसे पहले मतलब बहुत साल पहले जो है हमारे यहाँ पर शुरुआत जो है वो हड़प्पा सभ्यता से ही मानी जाती है। इससे यहाँ पर जैसे रेलवे ट्रैक बिछाए गए और बहुत से काम किए गए। अंग्रेजों के समय में बहुत सारे काम हुए। तो यहाँ पर क्या पाई गई, मतलब धरती के नीचे क्या पाई गई, एक सभ्यता पाई गई, ठीक है। जैसे जैसे रेल लाइन बिछाई जा रही थी उस समय में क्या हुआ, अर्थ के नीचे से कोई ना कोई सामान निकल आता था। जैसे खुदाई होती, कोई सामान निकल आता, कोई ईंट निकल आती, कोई घड़ा निकल आता, कोई बर्तन निकल आता मिट्टी का। तो ये मतलब एक तरीके से उनके दिमाग में है कि ये यहाँ से अर्थ के नीचे से, ये एकदम जैसे ही हम धरती की खुदाई करते हैं तो इतना सारा सामान जो है वो कैसे निकलता है। तो इस पर सबसे पहले जो काम किया गया, वैसे तो इस पर ध्यान जो है सबसे पहली बार, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान जो था वो 1826 में मैसन का इस पर ध्यान गया था। इसने बहुत ज्यादा इस पर काम नहीं किया। इसके बाद कनिंघम आता है, तो कनिंघम ने भी इस पर काम नहीं किया। 1853 से 56 के बीच की बात है। तब यहाँ पर जो है आपको पता है रेलवे ट्रैक बिछाया गया था कनिंघम के समय में, तो इसने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 1921 में आपके यहाँ पर जॉन मार्शल आता है और जॉन मार्शल इस पर काम करेगा। 1921 में जब ये इस पर काम करता है तो ये देखता है कि अर्थ के नीचे पूरा का पूरा एक शहर विकसित है। तो ये पहले तो वहां के लोगों को, मतलब इंडिया के लोगों को इसके बारे में नहीं बताता, लेकिन जब इस पर पूरा काम हो जाता है तो 1924 में ये डिक्लेयर कर देता है कि यहाँ पर क्या थी, सबसे पहले एक सभ्यता थी, जिसे किसका नाम दिया इसने, हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया, ठीक है। ये सारा मैं बता चुकी थी आपको। और मैंने आपको ये भी बताया था ये कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता भी से कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुए थे, आसपास रहते थे, नदियों के आसपास रहते थे। इसीलिए इस सभ्यता को हमने क्या नाम दिया, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। ऐसे इसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने इस पर काम देखा था, ध्यान गया था, लेकिन इसने काम नहीं किया। टीलों, अभी मैंने ये भी बताया था, यहाँ पर टीले बने हुए थे और टीले इसलिए ऊंचे बनाए जाते थे ताकि यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो, मतलब मान लो नदी के आसपास रहते थे, नदी के आसपास रहेंगे तो वहां पर बाढ़ आने का खतरा रहेगा। अब बाढ़ आने का खतरा है, पानी का खतरा है, तो इस वजह से अपने घर को थोड़ा ऊंचा बना देते थे। तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी थी, ये सिर्फ मैं भी रिवाइज करा रही हूँ ताकि जिसने पहले वाली क्लास नहीं देखी है उसकी थोड़ी सी यहाँ से रिवीजन हो जाए, ठीक है। इसके बाद पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगी। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जो मार्शल जो था वो ASI का हेड था। इसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, और जब इसने इसकी स्थापना की तब इसका हेडक्वार्टर कहां पर था, कोलकाता में था। लेकिन आज आप सभी को पता है, हम इसे धरोहर भवन के नाम से जानते हैं और इसका हेडक्वार्टर कहां पर, आपके नई दिल्ली में है। इसके बाद 1922 में राखलदास बैनर्जी के नेतृत्व में, जैसे 1921 में सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज कर दी गई। हड़प्पा के बाद में सेकेंड जो खोज है वो किसके द्वारा कर दी गई, अब यहाँ पर 1921 में हड़प्पा की खोज हो गई थी, हड़प्पा की खुदाई का काम शुरू हो गया। इसके एक साल बाद ही 1922 में ऐसा ही इसके साथ में एक शहर और इनको दिखाई दिया जो बहुत बड़ा था, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसकी खुदाई का काम भी शुरू हो गया।
तो पहले वाले पर जो काम था वो D.R. सहानी ने किया और 1922 में 1 साल बाद इस पर काम कौन करता है? राखलदास बैनर्जी इस पर काम करते हैं। ठीक है, 1853 से 56 के बीच में रेलवे लाइन बिछाई गई। यहाँ पर हड़प्पा की तरफ ध्यान गया, लेकिन उसने बहुत ज्यादा कनिंघम ने यहाँ पर काम नहीं किया। 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ पर बहुत अधिक काम होता है और आपके 2 शहर फाइंड आउट किए जाते हैं, 1921 का आपका हड़प्पा और 1922 का मोहनजोदड़ो। ठीक है, पहले वाले पर काम कौन करता है? दयाराम साहनी, और सेकंड वाले पर काम करते हैं आपके बैनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, इसे हम किसके नाम से जानते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई सभ्यता थी। अब यहाँ पर एएसआई का हेड कौन बनता है? जॉन मार्शल बनते हैं। जॉन मार्शल बनने के बाद में मतलब यहाँ पर एएसआई की स्थापना होती है। एएसआई की स्थापना के बाद यहाँ पर बहुत सारी साइट्स खोजी जाती है। 1947, अब ये मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता बता रही हूँ, तो इसका नाम जो है, इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से कब से जानने लगे? जब हमारा देश जो है आजाद हो जाता है 1947 के बाद हम इसे क्या कहने लगे कि ये कैसी सभ्यता? आपकी हड़प्पा सभ्यता है। 1921 से 1947 तक आपके टोटल 40 साइट्स खोज ली गई थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बताया था। जब 1921 में आपकी पहली साइट खोजी जाती है और जब तक कि आपका देश आजाद नहीं हो जाता अंग्रेजों से, तब तक यहाँ पर 40 साइट्स पर काम हो चुका था। इनका जो पता है वो आपको पता है, रेडियो कार्बन पद्धति से इनका पता लगा इसके टाइम पीरियड का। इसका टाइम पीरियड जो है वो 2350 से 1750 तक काउंट किया जाता है, लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो वहां पर 2600 से 1900 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है वो विकसित हड़प्पा का माना जाता है। ठीक है, यानी कि विकसित हड़प्पा बीच का हिस्सा था। इससे पहले भी ऐसा कहा जाता था कि इससे पहले भी क्या थी? पूर्व हड़प्पा थी, और इसके बाद में भी क्या थी? परवर्ती हड़प्पा थी, यानी कि हड़प्पा के बाद की हड़प्पा, बाद की साइट, बाद की जो इनकी एक तरीके से सभ्यता कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम तक जो हड़प्पा सभ्यता है वो डिक्लाइन मोड में आ गई थी। ठीक है, और ये जो विकसित सभ्यता थी बहुत ज्यादा एडवांस थी। आज जो आप अपनी बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी शहर देखते हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा एडवांस सभ्यता ये कही जाती थी। तो ये सारा मैं पढ़ा चुकी थी, ये कहाँ से आए थे सारा मैं बता चुकी थी आपको। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड थे, ये मंगोलियाड थे, और भूमध्य सागरीय थे, और एल्पाइन थे। तो अलग अलग लोगों की धारणाएं थी, उन्होंने इनको 4 प्रजातियों में डिवाइड कर दिया था। इनमें से सबसे अधिक अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक जो भूमध्य सागरीय प्रजातियां यहाँ पर पाई गई। टोटल साइट्स की बात कर लेते हैं। आपके यहाँ पर अफगानिस्तान में 2 साइट्स मिलती है, पाकिस्तान में 475 और इंडिया में सबसे ज्यादा साइट्स 925 साइट्स मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पर अगर हम भारत की साइट्स की बात करते हैं तो भारत में अगर हम साइट की बात करेंगे तो ये इस तरीके से विकसित हुई सभ्यता थी, ऐसे फैली हुई थी। मतलब आप ऐसे टिक लगा लेना, तो अगर आप ऐसे आप आसानी से याद रख पाएंगे। इधर हम ईस्ट करते हैं, इधर वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, और यहाँ पर क्या होता है? साउथ होता है। ईस्ट में क्या है? आपका यूपी है, यूपी में क्या आता है? आलमगीरपुर आता है। तो आलमगीरपुर आपसे पूछा जाए तो कौन सी नदी के किनारे है? ये हिंडन नदी के किनारे है। तो मान लो अगर आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट में क्या है, तो ईस्ट की तरफ क्या है? आपके यूपी का आलमगीरपुर है। ठीक है, वेस्ट की अगर बात करते हैं तो वेस्ट में आपके यहाँ पर सुरकोटदा है, ये कहाँ पर है? साउथ में, बलूचिस्तान में है। ऊपर की तरफ बात करते हैं तो मांडा है, यहाँ पर मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगर हम यहाँ साउथ की बात कर लेते हैं तो साउथ में क्या आपके दैमाबाद है, जो कहाँ की साइट है? आपके महाराष्ट्र की साइट है। ठीक है, तो इसकी जो शेप भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी शेप अगर पूछेगा तो त्रिभुजाकार शेप है, क्योंकि ये इस तरीके से यहाँ पर कम फैला हुआ था। तो ये जो है ना, ये ऐसे ट्रायंगल सी शेप बनाता है, तो ये आपको याद रखना है, त्रिभुजाकार शेप में है। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से लिख दिया है, तो आपको ऐसे ही बनाकर इसको याद रख लेना है। यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर नॉर्थ है, और यहाँ पर साउथ है। ठीक है, अगर आपसे इसकी डिस्टेंस पूछी जाती है कि ये कितने किलोमीटर से कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये वेस्ट टू ईस्ट तो 1600 किलोमीटर था। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? ये इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आपका बलूचिस्तान है, और इधर क्या है? आपका यूपी का आलमगीरपुर है। यहां तक का समझ में आ रहा होगा। अब मैं मतलब जो हमारी रिवीजन है उसको मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, ये आपकी आज की क्लास रहेगी। ठीक है, इसको अब ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर ये 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस थी ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। अगर हम नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस को कवर करते हैं तो ये आपकी 1400 किलोमीटर थी। ठीक है, यहां से यहां तक ये फैला हुआ था, और इधर ये वाटर लाइन के साथ में लगता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर लाइन से ये एरिया कितने किलोमीटर का टच होता है? तो 1300 किलोमीटर का एरिया यहाँ पर टच हो जाता है। और यहाँ पर आपके यूपी है, और यहाँ क्या लगता है? आपका दैमाबाद लगता है, जो परवरा नदी के किनारे था।
तो आपसे इनकी नदियां भी पूछी जा सकती हैं, इनकी डिस्टेंस भी पूछी जा सकती है, तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अगर आप एचसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। साथ साथ आपके ये जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। अगर मान लो आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको ल्यूसेंट पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने सारी ल्यूसेंट से एक्स्ट्रा ही पॉइंट इसमें ऐड किए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा गया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आपकी 1400 है, 1600 है, ये वाली डिस्टेंस आपकी 1400 है, और वाटर बॉडी से लगा हुआ ये 1300 किलोमीटर का है, ठीक है। इधर आपके बलूचिस्तान है, ऊपर जम्मू कश्मीर का मांडा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका आलमगीरपुर यूपी का है, हिंडन नदी के किनारे है, और यहाँ दैमाबाद जो है वो परवरा नदी के किनारे है। तो यहां तक का मैं ऐसी उम्मीद लगा रही हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगी हड़प्पा की और इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपके 1921 में खोजी गई थी। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो 1 साल बाद ही इस साइट को खोज लिया गया 1922 में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज जो है किसने की है, डी.आर. साहनी ने की है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, खोज किसने की, डी.आर. साहनी ने की। इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है आपका आर.डी. बनर्जी। तो इसको अगर आप उल्टा कर देंगे, आर.डी. बनर्जी कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये सेकंड वाले की साइड बन जाएगी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले क्या आता है, हमारी एबीसीडी में डी आता है। तो सबसे पहली खोज किसने की, डी वाले इंसान ने की है, जिसका नाम क्या है, डी.आर. साहनी है। हड़प्पा की खोज कौन करता है, डी.आर. साहनी करते हैं, और कब होती है, 1921 में होती है। और कौन सी नदी के किनारे होगी, रावी नदी के किनारे होगी, ठीक है। पहले डी फिर आर। इसके बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1 साल बाद 1922 में हो जाती है, और इसकी खोज जो है, अब यहाँ इनको उल्टा कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, आर.डी. बनर्जी बन जाएगा। और कौन सी नदी के किनारे इसकी खुदाई हो जाती है, सिंधु नदी के किनारे। सबसे पहले हम कौन सी नदी के किनारे इसकी खुदाई की, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है वो सिंधु नदी के किनारे होती है। ऐसे याद रखना, मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ी साइट मानी जाती थी, क्योंकि वो एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं, आज तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी साइट नहीं है। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट्स की, अगर हम इंडिया में बात कर लेते हैं तो वो हमारी राखीगढ़ी है। लेकिन उस समय में जो मोहनजोदड़ो है वो सबसे बड़ी साइट इसलिए कही जाती थी क्योंकि ये सबसे बड़ा शहर माना गया था, सबसे बड़ी सिटी थी ये, और ये ऐसा कहा जाता था कि हड़प्पा की कैपिटल रही होगी। तो आप आज भी देखेंगे आसपास आपकी कैपिटल जो है, आपकी जो दिल्ली है, वहां बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से एरिया तो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वहां पर कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। वैसा ही मोहनजोदड़ो में था, वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती थी। सबसे ज्यादा जो कंकाल वगैरह मिले वो कहां से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले। इसलिए मोहनजोदड़ो को क्या कहने लगे, सभी मुर्दों का टीला कहने लगे। तो इन दोनों के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। सबसे पहले जो खुदाई होती है 1921 में वो हड़प्पा साइट की होती है। इसके बाद सेकंड खुदाई मोहनजोदड़ो की होती है। पहली खुदाई जो है वो कब होती है, 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में। पहले वाले पर काम कौन करते हैं, डी.आर. साहनी, और सेकंड वाले पर काम कौन करते हैं, और इसको अपोजिट कर देना, आर.डी. बनर्जी, ठीक है। 1921, 1922 डी.आर. साहनी, आर.डी. बनर्जी। नदी की बात करेंगे तो पहले वाली रावी है, दूसरी वाली क्या है आपके, सिंधु नदी है, ठीक है। अब इन दोनों में आपको कोई डाउट नहीं रखना है, यहां से आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है रोपड़, और इसके बाद मैंने लिखा है लोथल, ठीक है। सेम साउंड पड़ रही है इनकी, रोपड़ और लोथल, ठीक है। रोपड़ ये आपके पंजाब साइड में पड़ता है और लोथल आपके गुजरात की साइड है। अगर रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ की खुदाई जो है 1953 में होती है, यानी कि आजादी के बाद, जब आपका देश आजाद हो जाता है उसके बाद यहाँ पर काम किया जाता है। तो रोपड़ जो है इसकी खुदाई का काम यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 में होता है, और ये कौन सी नदी के किनारे, आपके सतलुज नदी के किनारे है, ठीक है। तो रोपड़ आपको याद रखना है, यज्ञदत्त शर्मा, ये साइट है 1953 में, कौन सी नदी है, सतलुज नदी है। अगर हम लोथल की बात कर लेते हैं तो लोथल की जो खुदाई का काम है, उत्खनन करता है, वो कौन है, रंगनाथ राव है। अगर हम ईयर की बात करते हैं तो 1955 इसका ईयर है, और नदी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी रिवर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम रिवर की बात करते हैं तो रिवर कौन सी होगी, ये भोगवा नदी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब दो याद रखनी है आपको, रोपड़ और लोथल। रोपड़ कहाँ की है, पंजाब की साइट है। अगर लोथल की बात करेगा तो गुजरात की साइट है। रोपड़ के उत्खनन काम कब होते हैं, 1953 में होते हैं। वहीं पर अगर लोथल की बात करते हैं तो 1955 में होता है। रोपड़ के कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है, लोथल के रंगनाथ राव है। लोथल वाले की नदी याद रखनी है, भोगवा नदी है। रोपड़ की नदी याद रखोगे, सतलुज नदी है। 4 याद हो गई अब आपको अच्छे से।
इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर मैंने लिखा है कालीबंगा और रंगपुर। ठीक है, कालीबंगा आपके राजस्थान की साइट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आरजे लिख लेना, कालीबंगा गुजरात की साइट नहीं है, कालीबंगा राजस्थान की साइट है। ठीक है, इसके बाद अगर रंगपुर की बात करते हैं, रंगपुर आपका रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खुदाई का काम होता है। ये भी आपके 1933 से 53 के आसपास इसमें काम होता है। सुखभाद्र नदी, इसकी भी नदी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखनी है, गुजरात की साइट है। तो रै से रंगपुर है, रै से रंगनाथ राव है, और कहाँ की साइट है, गुजरात की। सुखभाद्र नदी आपको याद रख लेनी है। ठीक है, कालीबंगा आप सभी जानते हैं, कालीबंगा राजस्थान में है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कालीबंगा में जो चूड़ियां वगैरह इन सबको बनाने का काम किया जाता था। ठीक है, तो कालीबंगा आपको याद रखना है, घग्गर नदी के आसपास है। चल हुदड़ों की बात करते हैं। ये जो है ना, ये साइट जो है, ये मजूमदार जी जो थे उनके द्वारा इसका काम किया गया था पाकिस्तान में, बस इतना याद रख लेना। इसके बाद है सुत्का गैंडोर। सुत्का गैंडोर इंपॉर्टेंट है आपका। सुत्का गैंडोर जो है ये दाश नदी के किनारे 1927 में बलूचिस्तान के आसपास था, तो इसका नाम क्या है, सुत्का गैंडोर है। वहां पर मैंने शायद आपको ये गलत बता दिया, यहाँ सुरकोटदा नहीं आएगा, इसको ठीक करना, यहाँ पर लिखना सुत्का गैंडोर। यहाँ पर क्या है, सुत्का गैंडोर है, क्योंकि यही बलूचिस्तान की साइट है। तो लास्ट साइट जो है साउथ में, ये क्या पड़ेगी आपके, सुत्का गैंडोर है। ठीक है, सुरकोटदा नहीं, सुत्का गैंडोर, आप इसे ठीक कर लेना। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, मैं आपको सुत्का गैंडोर पढ़ा रही थी, सुत्का गैंडोर की जो खुदाई का काम है 1927 में हो जाता है, दाश नदी के किनारे है, और ये कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। तो ये इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि इसका नाम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। सुरकोटदा और सुत्का गैंडोर में आपको कंफ्यूज नहीं होना, सुरकोटदा हमारे इंडिया में है, सुत्का गैंडोर आपके ये बलूचिस्तान की साइट है। ठीक है, अब यहां तक का समझ में आ गया। इसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट ईयर्स है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। बनावली का ईयर इंपॉर्टेंट है, बनावली हमारे हरियाणा में ही है। आरएस बिस्ट जी के द्वारा इसकी खुदाई का काम होता है, और ये सरस्वती या फिर घग्गर नदी के आसपास विकसित साइट थी। ठीक है, और कृषि में सबसे नंबर 1 साइट कही जाती थी। वैसे तो हड़प्पा की सबसे पिछड़ी हुई साइट थी, लेकिन ये कृषि में आगे थी। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर नगरीय सभ्यता इतनी ज्यादा हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि ये कृषि में आ गई थी, एग्रीकल्चर में आ गई थी। तो बनावली की जो उत्खनन काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, आरएस बिस्ट जी के द्वारा 1973 में सरस्वती या फिर घग्गर नदी के किनारे इसकी खोज की जाती है। आलमगीरपुर अभी बताया था मैंने, हिंडन नदी के किनारे यूपी की साइट है, 1958 में इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर सुरकोटदा की बात हो रही है, ये देखो मैंने वहां पर आपको सुरकोटदा बता दिया था गलती से, वहां पर आपका सुत्का गैंडोर आएगा। सुत्का गैंडोर कहाँ की साइट है, बलूचिस्तान की है, और सुरकोटदा आपके इंडिया की है। ठीक है, सुरकोटदा की खोज किसके द्वारा की जाती है, जगपति जोशी जी के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। तो सुरकोटदा कहाँ की साइट है, इंडिया की साइट है, पता किसके द्वारा लगाया जाता है, जगपति जोशी के द्वारा। अगर हम सुत्का गैंडोर की बात करते हैं, तो सुत्का गैंडोर आपके पाकिस्तान बलूचिस्तान का एरिया है, तो ये याद रख लेना है। ठीक है, अब मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको सारी साइट्स जो है वो समझ में आ गई होंगी। आपको एक क्लास देखने के साथ साथ याद भी हो गया होगा। सबसे पहले 4 की बात कर लेते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ और लोथल, ये चारों मैंने बताई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को आप इकट्ठा याद रखेंगे, 1921, 1922। नदी की बात करेंगे तो रावी नदी, फिर सिंधु नदी। अगर उत्खननकर्ताओं की बात करते हैं तो पहले DR आएगा, फिर RD आएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था रोपड़ और लोथल। रोपड़ जो है पंजाब की साइट है, सतलुज नदी के किनारे है, 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी उत्खनन कार्य किया जाता है। लोथल मैंने आपको बताया था गुजरात की साइट है, ये बंदरगाह भी था एक। ठीक है, रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई, मतलब इसका उत्खनन काम किया गया 1955 में। भोगवा नदी इसकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कालीबंगा आपके राजस्थान की साइट है, बस आपको इतना याद रखना है, बस इसके लिए आपको इतना याद रख लेना, घग्गर नदी के आसपास है। रंगपुर आपके रंगनाथ राव ने इसकी खोज की है, और इसकी नदी इंपॉर्टेंट है, सुखभाद्र नदी। चनहुदड़ो पाकिस्तान की साइट है, बस इतना याद रखना। सुत्का गैंडोर बलूचिस्तान की साइट है, 1927 में इसका जो उत्खनन काम है वो किया गया था। बनावली इंपॉर्टेंट है, आरएस बिस्ट के द्वारा इसकी खुदाई की जाती है, ये आपके हरियाणा में है, हरियाणा की साइट है। सरस्वती या घग्गर नदी के आसपास विकसित ये साइट थी। आलमगीरपुर की अगर बात करते हैं तो आलमगीरपुर आपके यूपी का है और हिंडन नदी के किनारे है। सुरकोटदा की बात करते हैं तो सुरकोटदा कहां पर है, इंडिया में है, जगपति जोशी के द्वारा इसका पता लगाया गया। पर सुत्का गैंडोर अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पाकिस्तान बलूचिस्तान का एरिया है। ठीक है, अब मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये याद हो गए होंगे जितने मैंने आपको समझाए हैं। अब यहाँ पर अगर हम सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं, किसका विस्तार किस तरीके से, कहां पर ज्यादा था कहां पर कम था, तो अब आप इसको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से सुनिएगा।
यहाँ पर मैंने अभी आपको ऐसे ड्रॉ करके ही बताया था, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये ईस्ट था आपका, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था और ये साउथ था। अगर आप ये क्लासेस देख लेंगे, इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, ये आपकी बहुत ज्यादा सफिशियंट रहेगा। इसमें शायद ही कोई ऐसा पॉइंट होगा जो मैंने इसमें छोड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट में क्या है आपका, यूपी का आलमगीरपुर था, ठीक है, जो आपके कौन सी नदी के किनारे था, मैंने बताया था हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ पर सुतका गेंडोर जो है वो कौन सी नदी के किनारे था, दास्ट नदी के किनारे था। ऊपर नॉर्थ की तरफ आपके जम्मू कश्मीर की मांडा साइट है, जो आपके यहाँ पर यहाँ कौन सी साइट है, मांडा, मतलब जम्मू कश्मीर की साइट है मांडा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, महाराष्ट्र में दैमाबाद था, जो परवरा नदी के किनारे था। अगर हम इनके डिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 1600 था, यहाँ 1400 और वाटर एरिया के साथ में 1300 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। इतना सारा मैं आपको, ये सारा का सारा हम पढ़ चुके हैं। अगर अब हम इसके टोटल एरिया की बात कर लेते हैं तो पहले इसका जो एरिया था वो या लगभग आप कह सकते हैं 30 लाख के अराउंड था, या फिर 2,99,600 के आसपास का इसका एरिया था। तो आपको यही याद रखना है, 2,99,000 के आसपास क्या है इसका, 99,600 के आसपास इसका एरिया है। श्रावर्धिक पूर्वी पुरास्थल की बात की जाए तो अब आप इसको आपसे मान लो पूछ भी लेता है तो आप आसानी से इजीली ड्रॉ करके बता सकते हैं किसकी पूर्वी पुरास्थल कौन सा है। तो पूर्वी की बात करेंगे तो आलमगीरपुर क्या है, इसका पूर्वी साइड है। अगर हम इसके पश्चिमी साइड की बात करते हैं तो सुतका गेंडोर है, जो बलूचिस्तान की साइट है, दाश नदी के किनारे है, ठीक है। अगर हम उत्तर नॉर्थ की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की मांडा साइट है, मांडा चेनाब नदी के किनारे है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम दक्षिण स्थल की बात करते हैं तो दक्षिण में आपके महाराष्ट्र का दैमाबाद साइट है, जो परवरा नदी के किनारे है, ठीक है। यहां तक के सारे पॉइंट अब आप भूलेंगे नहीं, आपको सारे याद रखने हैं। इसके बाद अगर स्वतंत्रता के बाद पहला खुदाई कार्य की बात की जाए, जैसे आपके पहले मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी साइट्स पर जो काम है वो कब कितनी साइट पर काम हो गया था, 1921 से लेकर 1947 तक आपके कितनी साइट पर काम कर चुके थे, 40 साइट्स पर ये काम कर चुके थे। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पर आपका देश जो है 1947 में आजाद हो जाता है। अब यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद जो पहली साइट पर काम होता है इंडिया में, वो कहां पर होता है, महाराष्ट्र के दैमाबाद में होता है, ठीक है। याद रखना है कहां पर काम होता है, दैमाबाद में। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल के बारे में, तो वो भारत में कौन से हैं उनके बारे में बस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। उसके बाद में डिटेल से भी एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि कौन सी साइड से क्या मिला था। मैंने सभी साइड्स को ऐसे लिखा है, जैसे मान लो किसी की सिंगल बाउंड्री थी, किसी की डबल बाउंड्री थी, किसी की दोनों की डबल बाउंड्री थी, ठीक है, कहीं कहीं पर 3 साइड्स भी मिली। तो ये मैंने सारा ऐसे ड्रॉ करके लिखा है ताकि आपके माइंड जब आप इसको पढ़े तो अब आप इन ड्राइंग से आप इनको याद रख सके, जैसे किसकी सिंगल बाउंड्री है, किसकी डबल बाउंड्री है, कौन सी ऐसी साइट है जिनके दोनों घरों के पास डबल बाउंड्री थी, कौन से घर जो थे वो ज्यादा ऊंचाई पर बने हुए थे। तो ये सारे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे क्लास देखने के साथ साथ, ठीक है। और क्लास को आप शेयर भी कर देंगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको शेयर भी कर देना, जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे मैं उतनी ज्यादा जल्दी क्लासेस बनाऊंगी फिर आपके लिए, और ये आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहेंगी। तो यहाँ पर अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो मैं सोच रही थी आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। अगर आप इन क्लासेस को अच्छे से देखते हैं तो ज्योग्राफी भी आपके हर एग्जाम में आती है, एंड देन ज्योग्राफी भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब कहाँ पर आपके रोपड़ में है, रोपड़ की साइट है, ये आपके सतलुज नदी के किनारे है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था, यहां से ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहां से आदमी और कुत्ते को साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि आपको पता है जैसे यहाँ पर ना बहुत सारी अलग अलग प्रथाएं थी, जैसे कई बार मतलब पूरी तरीके से दफनाया जाता था, कई बार पूरे तरीके से जलाया जाता था, कई बार आधा जलाया जाता था और आधा दफनाया जाता था। मतलब इस तरीके की वहां पर ये जो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं मतलब डेथ होने के बाद उनकी जो सेरेमनी की जाती है वैसी वैसी जो प्रथाएं थी। पंजाब में क्या मिला है, रोपड़। रोपड़ में क्या फेमस था, मतलब यहाँ पर जो फेमस चीज थी वो वहां यही पाई गई कि आदमी के साथ यहाँ पर किसे दफनाया गया, कुत्ते को दफनाया गया। अगर हम गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात की साइट कौन सी पाई गई, गुजरात में लोथल पाया गया। लोथल मैंने आपको बताया था भोगवा नदी के किनारे था, ठीक है। रंगपुर रंगनाथ राव याद रखना है, रैसे रंगपुर, रैसे रंगनाथ राव। सुरकोटदा, सुरकोटदा आपके गुजरात की साइट है। सुरकोटदा इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कहा गया था
था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यहाँ से कुछ ना कुछ घोड़े के साक्ष्य भी मिले थे, ठीक है। तो घोड़े के साक्ष्य, ठीक है, तो ऐसा कहा गया था कि यहाँ से घोड़े के साक्ष्य भी मिले थे। तो अब इन घोड़े के साक्ष्य में से एक तो घोड़े का पूरा कंकाल मिला था, जिससे ये पूरा पता लग गया कि यहाँ पर ये लोग जो है वो घोड़े से भी परिचित थे। तो सुरकोटदा से क्या मिलता है? घोड़े का कंकाल मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लोथल की बात करते हैं तो लोथल से क्या मिला है? घोड़े का जबड़ा मिला है। तो गुजरात दो चीजों के लिए, गुजरात की दो साइट जो है वो घोड़े के लिए फेमस है। लोथल से ओनली घोड़े का जबड़ा मिला, क्योंकि जबड़े से तो हम डिफाइन नहीं कर पाते कि यहाँ पर घोड़ा था भी या नहीं था, या फिर या कहीं से आ गया होगा। लेकिन सुरकोटदा से जब घोड़े का कंकाल मिलता है तब हम क्या मान सकते हैं कि ये लोग घोड़े से भी क्या थे? परिचित थे, ठीक है। तो यहाँ की कुछ साइट्स हैं, जैसे धोलावीरा है, ये भी गुजरात की साइट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस थी, इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्टेडियम भी मिला है, और इसके साथ साथ धोलावीरा में क्या मिले हैं? मतलब 3 दुर्ग मिले थे। तो इसीलिए जो गुजरात की साइट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात में लोथल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ सुरकोटदा और धोलावीरा, रंगपुर, ठीक है। ये 4 साइट्स कहां से मिली आपको? गुजरात से मिली हैं। अभी बस आपको इतना ही याद रखना है कि कौन सी साइट कहां की है। इनकी विशेषताएं अभी मैं आपको कंप्लीट नहीं बता रही हूं, आगे बताऊंगी। अभी बस मैं आपको ये बता रही हूं कि कौन सी साइट कौन सी स्टेट की है, ताकि आप इसको रिलेट करके पढ़ सके, और जब मैं आपको समझाऊं तब आपको अच्छे से याद हो जाए। तो पंजाब की साइट का नाम अगर पता करेंगे तो पंजाब की साइट कौन सी है? रोपड़ है। गुजरात में आपको लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा और धोलावीरा देखने को मिलेंगी। राजस्थान की मैंने आपको बता दी थी, कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, घग्गर नदी के किनारे थी कालीबंगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, यूपी की आलमगीरपुर साइड जो है जो सबसे ईस्ट साइड में लगती थी, सबसे पूर्वी साइड में थी, हिंडन नदी के किनारे, तो इसलिए आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के बनावली इंपॉर्टेंट है, राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दिन मैं राखीगढ़ी जाकर आऊंगी, ठीक है ना, और इसका ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि हमारे घर के पास में है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। तो मैं वहां पर आपको जाकर सारी की सारी साइट्स पर क्या मिला है, कैसे है, यहाँ पर म्यूजियम भी बन रहा है, तो यहाँ जितनी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना, तो मैं इसकी वीडियो जरूर बनाकर लाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी अभी थोड़ा सा फरवरी के टाइम तक देखते हैं, क्योंकि अभी तो ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर राखीगढ़ी साइट में आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बनावली है, राखीगढ़ी है, इसके साथ साथ मीठाथल है। और यहाँ पे से क्या मिला? बनावली से मिट्टी के हल का खिलौना मिला है। अगर राखीगढ़ी की बात करते हैं तो राखीगढ़ी आपकी सबसे बड़ी साइट मानी जाती है। हड़प्पा की सबसे बड़ी साइट कौन सी? आज राखीगढ़ी है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र की मैंने आपको बताया था दैमाबाद। दैमाबाद कहां पर है? परवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र की साइट थी। जम्मू कश्मीर की साइट की बात करते हैं तो मांडा, जो कि चेनाब नदी के किनारे थी, ठीक है। यहां तक का आपका याद हो गया होगा। ये सारी मैंने आपको बताई हैं जो इंडिया की कुछ फेमस साइट है। वैसे तो इंडिया से 925 प्लस के आसपास की जो साइट्स पाई गई थी, लेकिन अब हम यहाँ पर सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा, जहां से कुछ ना कुछ मिला है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं पाकिस्तान की साइट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में आपको पता है पहले हमारे भी यहाँ पंजाब था और उनका भी पंजाब था, लेकिन जब हमारा पार्टीशन हो गया तो आधा पंजाब का हिस्सा वहां चला गया, तो उसे अब हम पाकिस्तान के पंजाब के नाम से जानते हैं। वैसे ही हमारे इंडिया में भी पंजाब है, ठीक है। तो अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में क्या है? वहां पर हड़प्पा है, ठीक है। सिंध में क्या है? मोहनजोदड़ो कहां पड़ता है? सिंध में है। चनहूदड़ो कोट दीजी है सिंध में, ठीक है। और बलूचिस्तान की बात करते हैं तो वहां पर सुक्का गेंडूर है। तो ये कुछ साइट्स हैं जो कहाँ की फेमस साइट्स है? पाकिस्तान की फेमस साइट्स है। तो आपसे अगर मान लो पंजाब के बारे में पूछा, हड़प्पा पूछी जाती है तो आज का पंजाब, सिंध। अगर मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और कोट दीजी पूछा जाता है तो सिंध। अगर सुक्का गेंडूर की बात की जाती है तो ये आपके तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ठीक है। हमारा तो कहाँ है? ये पाकिस्तान का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इनके नगर की बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता जो है वो कैसी थी? बिल्कुल एडवांस सभ्यता थी, बहुत ज्यादा नगरीय सभ्यता थी। और ये एक तरीके से शतरंज की बोर्ड पद्धति पर, आपको पता है शतरंज चेस जो होता है वो इस तरीके का होता है ना, तो उस तरीके से एक तरीके से विकसित शहर था ये। यहाँ पर बसे शहर जो है प्रत्येक गली जो है उसको कितने एंगल पर काटती थी? ऐसे आपका राइट एंगल होता है, राइट एंगल पर कट करती थी। प्रत्येक गलियां किस पर कट करती थी? एक दूसरे को यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, ऐसे इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर ये कट करती थी। इसके अलावा प्रत्येक नगर जो है वो किस में डिवाइड था? मोहल्ले में डिवाइड था। यानी कि जैसे कॉलोनीज बनती हैं उस तरीके से सेक्टर, जैसे आज के आप सेक्टर लगा सकते हैं, उस टाइम इन लोगों में इतना दिमाग था कि ये सेक्टर के तरीके से अपने इन्होंने घर बसा रखे थे।
नालियों की बात करते हैं तो इतने ज्यादा एडवांस थे कि जो बड़ी बड़ी ईंटें होती है, बड़ी पत्थर होते हैं, उससे नालियों को ढका गया था। आज भी आपको इतनी अच्छी एडवांस चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर क्या था, नालियां भी ढकी गई थी। सिंधु सभ्यता जो थी वो कैसी थी, द्विस्तरीय थी, यानी कि 2 स्तर की सभ्यता थी। इसमें 2 स्तर थे, जिसको हम या तो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला के नाम से जानते थे, या फिर हम उसे कह सकते थे गढ़ी, और एक क्या था आपका निचला स्तर था। ठीक है, इस तरीके से विकसित किए गए थे। यहाँ पर एक घर है और यहाँ पर एक निचले स्तर पर घर है। ठीक है, इसको हम क्या कह देते थे, गढ़ी कह देते थे, और इसको हम बोलते थे निचला स्तर, या फिर ये होता था आपका पूर्वी टीला हड़प्पा वालों का, और ये होता था पश्चिमी टीला। ये जो गढ़ी थी ये थोड़ा सा ऊंचा इलाका होता था। अब आप पूछेंगे कि इसको इतना ऊंचा क्यों बनाया जाता था। ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ना आप ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ये कहाँ रहते थे, नदी के आसपास विकसित सभ्यता थी, नदी के आसपास इनके घर होते थे। तो इस प्रकार ये ना जो ये गढ़ी है ये कैसा इलाका था, ऊंचा इलाका था। और इसमें ना जो पुरोहित है, पंडित है, पुरोहित है, या फिर जो थोड़े से हाई लेवल के लोग थे वो यहाँ पर रहा करते थे। उस टाइम पर भी वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती थी। और यहाँ पर जो किसान वगैरह थे या जो बहुत सिंपल से लोग थे वो इस स्तर में रहते थे। और ये जो गढ़ी है इसको ऊंचा इसलिए बनाया गया होगा ताकि मान लो अगर कोई बाढ़ आ जाती है, कोई डिजास्टर हो जाता है, तो इन लोगों की क्या हो, वहां पर सेफ्टी रहे। इसीलिए ये कहाँ रहते थे, दुर्ग में रहते थे, गढ़ी में रहते थे। और इनका नाम क्या दिया गया था, पश्चिमी टीला नाम दिया गया था। ऐसे ही ये क्या था, निचला स्तर था, जिसे क्या नाम दिया गया, पूर्वी टीले का नाम दिया गया था। ठीक है, आई होप यहां तक का आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको समझाया है। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस लोग थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग सुमेरु की सभ्यता से आए थे, यानी कि सुमेरु का मतलब पश्चिमी एशिया से आए थे। और ये बिल्कुल एडवांस थे, बिल्कुल शहरी लोग थे। मेसोपोटामिया, ये ऐसा कहा जाता है जो आपकी ये सभ्यता है वो मेसोपोटामिया के पैरेलल की थी। लेकिन वहां के लोग कैसे थे, ग्रामीण लोग थे, वहां के लोग शहरी नहीं थे। लेकिन हमारी जो ये हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा एडवांस थे। अगर हम यहाँ पर इनके भवनों की बात कर लेते हैं तो इनके भवनों में जो कमरे हैं, कमरों की संख्या 4 से 30 तक होती थी, यानी कि 4 से लेकर इनके भवनों में 30 तक के कमरे मिलते थे। और सबसे स्पेशल बात ये थी कि इनके घर जो थे वो मेन सड़क पर नहीं खुलते थे, वो कहाँ खुलते थे, गलियों में खुलते थे। सिर्फ इसमें एक लोथल एक्सेप्शन है, क्योंकि लोथल का जो घर है वो सड़कों पर खुले हुए हैं। इसके अलावा अगर अग्निकुंड की बात करें तो ये मान लो पूजा वगैरह में भी विश्वास करते थे, लेकिन यहाँ से भगवान की जो मूर्तियां हैं वो बहुत ज्यादा नहीं मिली हैं। ठीक है, मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन ये नेचर को अपना भगवान मानते, नेचर की पूजा करते थे, हवन करते थे, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। तो अग्निकुंड कहां से मिला है, लोथल से मिला, और साथ साथ कहां से मिला, कालीबंगा से मिला। ठीक है, एक ही अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर जैसे सुरक्षा प्राचीर होते हैं, मैंने आपको बताया था ये क्या था, यहाँ पर दुर्ग था जो गढ़ी कहते थे, जहां पर अमीर लोग रहते थे। ये क्या था, पूर्वी टीला था, थोड़ा नीचे वाला टीला था। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला टीला था ना, इसके डबल बाउंड्री की जाती थी ताकि ये लोग सुरक्षित रह सके। ठीक है, अगर कोई दुश्मन भी हो जाए, या फिर मतलब पहले तो इतने ज्यादा ये आक्रमणकारी नहीं होते थे, वैदिक सभ्यता के बाद में आक्रमण होने शुरू हुए। लेकिन पहले क्या था, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपने आसपास क्या करते थे, डबल बाउंड्री बनाकर रहते थे। तो ये सिर्फ आपके ये जो लोथल और सुरकोटदा है ये ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिनके दोनों ही प्राचीर किससे घिरे हुए थे, एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। सॉरी, ऐसे थे ये, मतलब इनकी एक ही बाउंड्री थी और यहाँ पर ये हाउस थे। ठीक है, तो इन दोनों को एक ही बाउंड्री के साथ में कवर किया गया था। तो यहां तक का हो जाता है आपका कंप्लीट। इसके बाद मैं हड़प्पा के बारे में आपको कल पढ़ाऊंगी। कल मैं पूरा डिटेल से आपको, यहां से आपका एक अच्छा सा बेस बन गया होगा। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहां से आपका एक अच्छा सा बेस तैयार हो गया होगा, इतनी आपकी समझ बन गई होगी कि हड़प्पा कहाँ है, मेसोपोटामिया क्या था, ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ की साइड थी, कब मिली, तो इतना आपके दिमाग में बैठ गया होगा। इसके बाद मैं आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाने वाली हूँ कि कैसे इसके टीले थे, कहाँ पर विकसित थी ये सभ्यताएं, कौन सी नदी के किनारे थी, इसके अलावा कौन से टीले थे, दुर्ग क्या था, पश्चिमी टीला क्या था, और कहां से स्नानागार मिले, कहां से जो अनानागर मिले, यानी कि फूड स्टोरेज का काम कहां से मिला। तो ये सारा का सारा मैं आपको कल की क्लास में कराने वाली हूँ। ये देखिए, आप इस तरीके से देख सकते हैं, सबके प्राचीर और सबकी इमेजेस बनाई है मैंने, ताकि आपके यहाँ से सारे डाउट क्लियर हो जाए। और अगर मानो आप इसको इस तरीके से एक बार लिखकर पढ़ लेंगे ना तो आप इसको भूलेंगे नहीं।
तो ये सारी क्लास मैं आपको कल कराऊंगी, जितनी हमारी कल की क्लास में कवर हो जाएगा। ये टॉपिक बहुत लेंथी, आप देख सकते हैं 26 पेजेस का टॉपिक है और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक आप चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना दूंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको दोनों क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।